Good morning dear students, once again welcome. Class 10th online class Geography chapter 1 we were studying resources and development. So before starting the new topic resource planning and land resource and all these topics, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस बार जो लोग कमेंट किए होंगे उनका सबसे पहले मैं नाम लूँगा वीडियो में, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूँगा। तो क्लास 10th से जो लिस्ट है मेरे पास कमेंट बॉक्स से जो मैंने रिट्रीट की है, खुश करमचंदानी, साहिल राज, अंश मिश्रा, अभिजीत गोंड, गणेश गुप्ता, कृष्णा दुबे, सुधांशु कुशवाहा, अमितेश सैनी, आदित्य गुप्ता, यशस्वी चौबे, मानसी यादव, आयुषी पांडे, शुभम वर्मा, मारिया, सकीना खातून, गौरी, नित्यांश पांडे, आर्यन प्रजापति, संजना कुमारी एंड गौरव चौधरी। वन मोर कमेंट वॉज मीन्स दो आईडी थी वो शेर अली नाम से थी। अगर किसी स्टूडेंट की थी तो प्लीज़ उस पर नीचे आप लोग अपना नाम मेंशन कर दिया करो, क्योंकि माइट भी कि आपकी आईडी किसी अदर नेम से बनी हुई हो और आप जब चूँकि कमेंट करते हैं और नाम नहीं नीचे डालेंगे तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हु हैज़ रिटन दिस कमेंट। तो वेरी गुड जिन लोगों ने कमेंट भेजा। और आज फिर मैं आपको बीच में पढ़ाने के बीच में एक क्वेश्चन दूंगा जो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, एंड देन अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द नेम्स। सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, दोज हु हैव रिटन दिस, मैं आपके ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये नाम पोस्ट करूंगा। नाउ कंटिन्यूइंग द टॉपिक दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़े थे कि किस तरीके से रिसोर्सेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज से, ओवर यूटिलाइजेशन से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज या एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, इस तरह की जो, या इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें। तो इसका मतलब है कि हम ये मान बैठे कहीं ना कहीं कि रिसोर्सेज जितने भी हैं जैसे मन करे वैसे यूज़ करो। सॉरी, ऐसा है नहीं। जो यूजेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्लान्ड होनी चाहिए, और जैसा आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ाया भी था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि ऑब्वियसली हम प्लान करेंगे तभी हम आज प्रेजेंट यूज में भी यूज़ कर लेंगे और फ्यूचर पर भी ले जा पाएंगे। खैर, तो रिसोर्स प्लानिंग 3 स्टेप्स में होता है। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, मीन्स पहले तो आइडेंटिफाई करो, इन्वेंट्री करो कि कहाँ पर है, मैपिंग किस तरह से वहाँ जाया जा सकता है, सर्वे किस चीज़ का होगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का, कि मतलब जो रिसोर्स हमारे पास है वो कितनी मात्रा में है, क्या क्वांटिटी है उसकी, क्या क्वालिटी है, तब ना एक्सट्रैक्ट करेंगे। सीधे हम पहुँच के एक्सट्रैक्ट करने लगे तो फिर पता नहीं वो इतनी मात्रा में है कि नहीं कि हमारे काम आएगा, या ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए तो उसमें दिक्कत होगी। तो ऐसे केसेस की वजह से सबसे पहला प्लानिंग का काम ये है कि पहले आइडेंटिफाई करें और इन्वेंट्री करें, मैपिंग करके, सर्वे करके कि कितनी मात्रा में है, किस स्थिति में है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सेकेंड इज प्लानिंग यूजिंग एप्रोप्रिएट स्किल एंड टेक्नोलॉजी। और जब हमें मालूम हो गया कि कितनी मात्रा में है, कहाँ पर है, किस तरह से जाना है, तो अब दूसरी चीज़ फिर प्लान ये कर ली जाती है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी, किस तरह के स्किल्स हमें ज़रूरत हैं, कैसी मशीनें लेकर हम पहुँचे कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, वो हमारे यूज़ में आ जाए। तो ये एक पार्ट हो गया। तीसरा, मैचिंग द रिसोर्स प्लान विथ ओवरऑल नेशनल प्लान। जो हमारा ओवरऑल नेशनल प्लान है, जो हमने ये प्लानिंग की कि कितना है, कैसा है, कितना रिसीव होगा, उसको नेशनल प्लान से मैच कर देना कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। उस अकॉर्डिंग फिर एक फाइनल पॉलिसी तैयार हो जाती है मैच कराने के बाद। तो ये तो हो गए रिसोर्स प्लानिंग। अब आता है, चूंकि हम रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो अब आता है लैंड रिसोर्स। तो लैंड रिसोर्स तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वाई? क्योंकि मैक्सिमम एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं वो सभी जो है वो ऑब्वियसली हमारी यूज़ होती हैं लैंड से ही। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है या जो भी आप देख लीजिए, वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। क्यों? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, जो भी और एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सारी चीज़ें लैंड पे ही हो रही हैं। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रिसोर्स लैंड है। बेसिक इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई। इसकी जो थोड़ी सी क्राइटेरिया दी गई है हमारे यहाँ की, इंडिया का ये क्राइटेरिया है, 43% हमारे यहाँ प्लेन लैंड है जहाँ पे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल काम होते हैं। 27% हमारे प्लेट्यूज है, मीन्स हाई लैंड।
जो वो मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स या फॉरेस्ट के उसमें इस्तेमाल में आ जाते हैं। देन 30% वी हैव माउंटेन्स, जहाँ पे पेरिनियल रिवर्स या टूरिज्म जैसे काम होते हैं, जो उसके एक्टिविटीज़ में काम आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। पेरिनियल रिवर्स मेरे ख्याल से आपको याद होगा, क्लास 9th के ज्योग्राफी में आपने पढ़ा था ड्रेनेज में, नहीं याद है तो दोबारा बता दे रहा हूँ। पेरिनियल रिवर्स मीन्स द रिवर्स विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, और यही आज का आपका टॉपिक है। आपको पेरिनियल रिवर्स को 1 या 2 लाइन में डिस्क्राइब करना और कमेंट बॉक्स में डालना है। दोबारा बता दे रहा हूँ, पेरिनियल रिवर्स जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो पेरिनियल रिवर्स होती हैं। 2 तरह की रिवर्स हमारे इंडिया में मिलती हैं, एक पेरिनियल रिवर्स और एक हमारी दूसरी रिवर्स जो हमारी इस तरह की पेरिनियल्स के जैसे पेरिनियल थ्रू आउट द ईयर पानी होगा जो, और दूसरी सीजनल हो जाती हैं। तो सीजनल जो रेन वाटर पे इफेक्ट मतलब एक तरह से रिलाई करें, और पेरिनियल्स का स्नो है, ग्लेशियर्स है, रेनफॉल सारा सोर्स होता है, तो दे हैव थ्रू वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो इसी को आप कमेंट बॉक्स में आज डिस्क्राइब करेंगे। देन तो ये तो हो गया ओवरऑल क्लासिफिकेशन की, इतना हमारा एरिया। अभी थोड़ी सी इसकी पार्ट और बची हुई है, जो लैंड रिसोर्स है। अगर हम इंडिया पार्ट की बात की, जैसे ये इतना बटा हुआ था, 43% प्लेन, 27 प्लेट्यूज, 30% माउंटेन्स। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ये भी आपने 9th के पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि वी आर हैविंग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, दिस इज 93% ऑफ द टोटल एरिया विच इंडिया इज हैविंग। ये जो 7% डेटा था ये कहाँ गया? ये 7% डेटा एक्चुअली प्रॉपरली सर्वे ही नहीं हो पाया। ये जो 7% का डेटा है वो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उधर जम्मू कश्मीर, जो सर्वे ही नहीं हो पाया कुछ डिस्प्यूट्स के वजह से या इंटरनेशनल बाउंड्रीज की वजह से, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जो ये अवेलेबल एरिया है वो 93% का है, विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट। इसमें से जो नेट सोन एरिया है चूंकि हमारे कंट्री में, तो नेट सोन एरिया मीन्स ऐसा एरिया जहां क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। तो नेट सोन एरिया में भी बड़ी डिफरेंस है, जैसे फॉरेस्ट और अलग अलग यूजेज में है लैंड, कुछ कल्टीवेटेड लैंड है, कुछ अनकल्टीवेटेड लैंड है। नेट सोन एरिया जहां हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देगी। 80% नेट सोन एरिया है पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में, माने कुल अवेलेबल लैंड जो पंजाब और हरियाणा में है उसके 80% लैंड एरिया में कृषि खेती ये करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश जैसे एक तरफ आप हाई डेटा आपको शो किया, एक तरफ लो डेटा, लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो या हाईएस्ट टू लोएस्ट आप कह सकते हैं। 10% इन अरुणाचल प्रदेश। अब ज्योग्राफिकल रीजन से यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, 10% ही यहाँ पर ऐसा एरिया है जहाँ हम अपनी ये एग्रीकल्चर और नेट सोन एरिया में यूजेज कर पाते हैं। अब आती है बात लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन तो अभी इसके पार्ट में बताऊंगा, पहले तो लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन कोई चीज़ डिग्रेड करना, डिग्रेड मीन्स जो उसका करंट लेवल है उससे नीचे आना, इसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? आपको पहले ही बताया मैंने कि हम लोगों ने रिसोर्सेस को पाया तो हमें ये लगा कि जैसे जिस भी तरीके से इसको यूज़ करेंगे वो सब अपना है और इसको धड़ल्ले से इस्तेमाल करो, ख़त्म करो, कोई टेंशन नहीं होने वाली। यही गलती हो गई ना। गांधी जी ने कहा था देयर सफिशिएंट फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। तो जो इतना रिसोर्स हमारे पास है जो सबकी ज़रूरतों को पूरा कर दे, लेकिन लालच को किसी एक व्यक्ति के पूरा कर पाए, इतना नहीं है। तो इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन ने क्या किया कि हमारे लैंड की क्वालिटी को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। कुछ मेजर कॉजेज पॉइंट वाइज जो आपको दिए हैं उसको आप एलैबोरेट कर लेंगे लिखते समय। माइनिंग इज़ वन मेजर रीज़न। छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे एरियाज में लैंड डिग्रेडेशन माइनिंग की वजह से हुई। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गया। यहाँ पे वाटर लॉगिंग होने लगी ओवर इरिगेशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो वाटर इन्फिल्ट्रेशन होता है सॉइल में जाता है, वो क्या करता है, वहाँ की सॉइल को नुकसान पहुँचाता है। तो इसलिए जो है ये एक ऐसा पार्ट था कि यहाँ लैंड डिग्रेडेशन होने लगा। अब आते हैं कंजर्वेशन पर। सो लैंड डिग्रेडेशन वी हैव स्टडीड कि लैंड डिग्रेडेशन लैंड की क्वालिटी का रिड्यूस होना, डिग्रेड करना, नीचे आना, और उसके कंजर्वेशन कुछ मेथड्स। तो कंजर्वेशन वाइज कुछ मेजर्स मैंने लिखे हैं, दीज आर नॉट ऑल द मेजर्स,
some more you can find it out by yourself also. So here the few land conservation measures are, first one is afforestation, means planting of more and more trees. तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा trees को planting करेंगे तो ये land degradation को reduce करेगा. दूसरा है proper discharge and disposal of industrial waste. ये एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था. ये जो प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल है इंडस्ट्रियल वेस्ट का, ये आफ्टर ट्रीटमेंट इट शुड बी एक्चुअली डिस्चार्ज. तो जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं इंडस्ट्रीज को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि दे शुड हैव दिस प्लांट्स जहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये पहले ट्रीटेड हो जाए उन मशीन्स में, उसके बाद से सॉइल में या वाटर में जाए, जिससे कि वो उस तरह से हार्म ना पहुँचा सके. देन वी हैव टू डू कंट्रोल ओवर माइनिंग. ओवर माइनिंग ना होने पाए, माइनिंग के भी कुछ अपने एस्पेक्ट्स और परसेंटेज बनाई जाए गवर्नमेंट के थ्रू, उसके लॉज हों, उससे आगे ना जा सकें. कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट. देन प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज इन एरिड एरियाज. एरिड एरियाज मीन्स जो ड्राई रीजन्स हैं, राजस्थान या इस तरह के जो है एरिड एरियाज जहाँ एरिड सॉइल पाई जाती है, तो इन जगहों पर प्लांट एक शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग की जाए, जिससे वो थोड़ा सा वहाँ की सॉइल को या लैंड को मजबूत करे. तो दिस इज द कंजर्वेशन मेजर. नाउ सॉइल एज अ रिसोर्स. तो सॉइल एज अ रिसोर्स को जब हम अगर स्टडी कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, तो सॉइल आप सब जानते हैं जैसे लैंड का टॉप पार्ट, तो टॉप लेयर, तो सॉइल जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. रिन्यू होती रहती है ड्यू टू मेजर नेचुरल यू कैन से इफेक्ट्स. अब इसमें सॉइल को आप कह सकते हैं इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑब्वियसली सॉइल में ही बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पनपते हैं, जीते हैं, रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि प्लांट ग्रोथ के लिए जो मीडियम है वो सॉइल ही होती है. रिन्यू भी होती रहती है कई बार नेचुरल प्रोसेसेस से. नाउ हियर क्लासिफिकेशन इज गिवन. तो टोटल 6 टाइप ऑफ सॉइल्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर इन क्लास 10, दैट इज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट और एरिड सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल. तो अमॉन्ग दीज ऑल सॉइल्स, today in this part of the video I will only give a description of these 3 soils. Rest 3 soils, soil erosion and their causes only will be left, and it will be covered in the third video, that will be the last video which you will see on Thursday. So alluvial soil, you will get a description here. Only write down the major points as I will display it on the board. Just have a major note down on the of the points, major points. So now alluvial soil. Now this is the most widespread soil which has been deposited by 3 important Himalayan river systems, Indus, Ganges and Brahmaputra, about 45.6% of area. So it has high fertility, and this soil is intensively cultivated and densely populated. Major areas where it is found is northern plains where Ganga, Indus, Brahmaputra is there, strips of Gujarat, Rajasthan, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाई जाती है, डेल्टाज में पेनिनसुलर रिवर्स के. तो ये आपकी हमारी जो है महानदी या गोदावरी जैसी पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं उनके डेल्टाज में भी पाई जाती है. इट इज़ मेड अप ऑफ सिल्ट, सैंड, क्ले, इस तरह की चीज़ें हो गई जो है. तो ये हो गया हमारा एलुवियल सॉइल का. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले ऑन द बोर्ड दैट इज ब्लैक सॉइल. तो ब्लैक सॉइल इज actually also known as black cotton soil or rigor soil. It covers 16% of India's total geographical area. So obviously इसका कलर ब्लैक है, तो ब्लैक सॉइल इसीलिए नाम पड़ा, और ये बेस्ट है कॉटन ग्रोइंग के लिए जो है. इसके भी कुछ फीचर्स जान लीजिए आप लोग. इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस, पैरेंटल रॉक जो होते हैं उनके वजह से. ज़्यादातर ये पाया जाता है डेक्कन ट्रैप में जहाँ लावा फ्लो करता है. जो सॉइल कवर्स हैं प्लेट्यूज ऑफ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर मिलता है. ब्लैक सॉइल ज़्यादातर जो होती है वो एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल की होती है जो है. ज़्यादातर ये रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश, लाइम, तो इस तरह की इसकी क्वालिटीज़ होते हैं. थर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले रेड एंड येलो सॉइल.
तो रेड एंड येलो सॉइल इज एक्चुअली इट इज रेड इन कलर और कवर्स 10.6% ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। माने हमारे भारत के कुल जो लैंड है, क्षेत्र है हमारा, उसका 10% 10% कवर करता है ये। द रेड कलर ऑफ दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल्स इनटू क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इन लो रेनफॉल एरियाज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पे येलो कब हो जाता है? इट टर्न्स येलो इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश ऐसी जगहों पर ये पाई जाती है, झारखंड छत्तीसगढ़ में भी मिलती है। So this is what the description is of all the three actually soils which we have to cover it today. So this is the total part which we have to study in the second video. Now in the next part only we have to study this much, these three actually the types of soil classification: laterite, desert or arid, and forest. These three we will study, and then we will study soil erosion and causes, and obviously conservation measures also. And after that this chapter will also be over. So till then, goodbye and thank you.